हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर शैक्षिक तकनीक एवं आईसीटी के अंतर्गत सेकेंड यूनिट हमारा चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने शिक्षण के सिद्धांत की व्याख्या पिछली वीडियो में कर चुके थे। इसके बाद है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, अर्थात ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण। चूंकि उद्देश्यों का वर्गीकरण है तो उद्देश्य से समझने पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। और ये टॉपिक आपके टीचिंग सब्जेक्ट में भी होगा, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें भी ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा या ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो ईटी के थर्ड पेपर के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी इसके साथ साथ कवर होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्रायः लोग लक्ष्य और उद्देश्य दोनों को समान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। यह यूं कहें, ये लोगों के मन में भ्रांति है, क्योंकि लक्ष्य जो है वो व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। या लक्ष्य जो है एक दूरगामी परिणाम होता है और उद्देश्य उसको प्राप्त करने का एक जरिया होता है। ये यूं कहें कि विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए हम लक्ष्य पर पहुंचते हैं। लक्ष्य एक शॉर्ट टर्म टाइप का होता है। दोनों चीजें हैं कि हमें एक दिशा देता है, लेकिन ये चीज है कि लक्ष्य दूरगामी होता है, उद्देश्य शॉर्ट टर्म होता है। जैसे इसमें भी लिखा है कि लक्ष्य जो वस्तुतः दूरगामी साध्य होता है, जबकि उद्देश्य उक्त लक्ष्य को मंजिल की प्राप्ति के बीच बीच में पड़ने वाले मील के पत्थर के समान है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन या प्रति किलोमीटर निरंतर आगे बढ़ते रहने से मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे उद्देश्यों को पूर्ण करके या हासिल करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्त कर लेते हैं। इसका एक उदाहरण हम भी ये भी देंगे कि हमें छत पे जाना है, तो छत पे जाना हमारा लक्ष्य है। और छत पे जाएंगे किससे? सीढ़ियों से चढ़कर। तो प्रत्येक सीढ़ी क्या है? हमारा उद्देश्य है कि उस सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी कंप्लीट करेंगे, तीसरी सीढ़ी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से विभिन्न सीढ़ियों को कंप्लीट करते हुए हम अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे। तो वही कह रहा है, लक्ष्य एक व्यापक है, दूरगामी परिणाम है। उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटे छोटे परिणाम होते हैं। अगर लक्ष्य की परिभाषा की बात की जाए तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने लक्ष्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। ये परिभाषा है जॉन डेवी की। जॉन डेवी कहते हैं, लक्ष्य एक अनुमानित लक्ष्य अंत है जो एक गतिविधि को दिशा देता है और व्यवहार को प्रेरित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुमानित अंत है, मतलब लास्ट पॉइंट है। लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन में जो निर्धारित किए हैं वो लास्ट पॉइंट है कि ये हमें आईएएस बनना है, हमें अच्छा नागरिक बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, ये लक्ष्य है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए हम आईएएस बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वही कह रहा है, लक्ष्य एक अनुमानित अंत है जो एक गतिविधि को दिशा देता है। भाई, जो हमने लक्ष्य बनाया उसी के अकॉर्डिंग हम गतिविधि करते हैं या उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। उस कार्य को हमें क्या देता है? दिशा देता है और हमें प्रेरित करता है। भाई, जो लक्ष्य है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कार्य करें, इसके लिए भी वो हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। यहाँ पर देखिए कहा है, लुई मलन ने कहा है कि लक्ष्य का आशय अंतिम परिणाम से। लक्ष्य का आशय किससे है? अंतिम परिणाम से है। लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। बीगुट ने कहा, क्या कहा है कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होते हैं जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। पूर्व निर्धारित, जो हमने निर्धारित किया है कि हमें जीवन में ये बनना है, हमें आगे बढ़कर ये करना है, या यूँ कहे कि हमारा ये टारगेट है, तो पूर्व निर्धारित हम पहले से निर्धारित कर लिए होते हैं कि इसको हमें साधना है। भाई, पूर्व निर्धारित हमने कर लिया कि हमें ये करना है। तो वही कह रहा, पूर्व निर्धारित क्या होते हैं? साध्य होते हैं। यहाँ पर साफ साफ क्या कह रहा है? पूर्व निर्धारित साध्य होते हैं जो किसी कार्य क्रिया का क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। भाई, उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं, तो हमारी क्रिया का क्या कर रहा है? मार्गदर्शन कर रहा है या आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित कर रहा है। और परिभाषाएं हम देखते हैं तो और परिभाषाओं में
एक परिभाषा ये है ब्रूम की, बहुत अच्छी परिभाषा है ब्रूम की। इन्होंने कहा लक्ष्यों को भावी क्रिया व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। जो लक्ष्य है उसको भावी क्रिया व्यवहार के रूप में, भविष्य की क्रिया व्यवहार, भाई लक्ष्य जो हम बना लिए तो भविष्य में वैसा कार्य व्यवहार करेंगे जैसा लक्ष्य हमने बनाया है, और कुछ दिशाओं में लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। इनका कहने का मतलब सकना अब यहाँ आ गया, तो इनका कहने का मतलब है लक्ष्य जरूरी नहीं है कि प्राप्त हो सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। भाई आपने जीवन में बनाया कि हमें आईएएस बनना है, और जरूरी थोड़ी ना है कि आप आईएएस बन ही जाए, आप प्रयास करेंगे, बन भी सकते हैं और नहीं। कि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, मतलब इंडिया टीम में खेलना है। तो लक्ष्य आपने बनाया है, तो जैसा आपने लक्ष्य बनाया कि हमें इंडिया टीम में खेलना है, एक क्रिकेटर के रूप में इंडियन टीम में खेलना है, तो आपने लक्ष्य बनाया तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्रिया करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर क्रिकेट में ध्यान देंगे। क्रिकेट टीम में आपको भर्ती होना है, फिर जिला लेवल पर खेलेंगे, फिर राज्य लेवल पर रणजी वगैरह खेलेंगे, फिर इस तरह से आप कोशिश करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि भारतीय टीम में आपका चयन हो जाए। तो वही कह रहा है कि कुछ दिशाओं में ये लक्ष्य प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि लक्ष्य पूर्ण हो, प्राप्त ही हो। फिर भी प्रत्येक संगठन की रचना लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की जाती है। इसी लेकिन देखिए लक्ष्य प्राप्त हो ये जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हर एक संगठन की रचना के लिए क्या किया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है। क्यों लक्ष्य बनाया जाता है? क्योंकि लक्ष्य हमें दिशा बताते हैं, दिशा दिखाते हैं। अभी जैसे पीछे भी कहा है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। भाई लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो वही चीज रहेगा कि बिना नाविक के नाव समुद्र में घूम रही हो, किसी दिशा में जा सकते। तो लक्ष्य हमें क्या करना है आगे वो बताती है। इसीलिए देखिए बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, मेन, या उनकी क्षमताएं योग्यताएं देख कर ये बताया जाता है कि आप इस दिशा में आगे चलिए, ताकि वो एक उनको लक्ष्य मिल सके और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ सके। तो ये ब्रूम ने कहा है। डॉक्टर जेपी गुप्ता के अनुसार है कि लक्ष्य एक व्यापक शब्द है। हमने कहा ना संकुचित नहीं है, क्या है, एक व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है, जिसमें दूरदर्शिता के साथ साथ आदर्शवादिता भी होती है। कहने का मतलब है दूरदर्शिता, हम भविष्य में देख पाते हैं कि हमें आगे हम भविष्य में क्या बन सकते हैं, अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों के अकॉर्डिंग हम उस लक्ष्य को तय करते हैं। आजकल माता पिता क्या होता है, पहले कह देते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, यही करेगा, ये नहीं देखते बेटे की इंटरेस्ट किस में है, बेटे की योग्यता किस प्रकार की है, और उसी तरफ लगा देते हैं। नहीं, लक्ष्य जो निर्धारित किया जाता है उसमें दूरदर्शिता के साथ साथ आदर्शवादिता भी होती है, उसके प्रति ईमानदारी भी होती है कि जिससे उसको आप प्राप्त कर सके, और जिसकी प्राप्ति विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति द्वारा संभव है। और इसकी प्राप्ति हमने कहा ना, उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों के द्वारा हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और इसकी प्राप्ति के लिए ध्यान रखिए, इसके प्राप्ति के लिए संपूर्ण समाज, स्कूल, राष्ट्र सभी उत्तरदायी होते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेला स्कूल उत्तरदायी नहीं है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अकेला स्कूल उत्तरदायी होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। लेकिन शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्कूल भी जिम्मेदार है, परिवार भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, राष्ट्र भी जिम्मेदार, सभी जिम्मेदार होते हैं। सभी के सामूहिक प्रयास द्वारा ही, सभी के योगदान द्वारा ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी लक्ष्य, व्हाट इज एम, एम क्या है, हमने ये बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एम। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं। विशेषताओं में पहला विशेषता है विशिष्टता। भाई जो लक्ष्य है उसकी विशिष्टता होती, कुछ विशेष, कि हमें आईएएस बनना है, हमें क्रिकेटर बनना है, हमें फुटबॉलर बनना है,
बनना है, हमें ये टारगेट अचीव करना है, हमें अपने कंपनी को उच्च स्तर तक ले जाना है, कुछ ना कुछ विशेषता उसमें होती है और उस विशेषता को प्राप्त करने की स्वीकृति भी होती है। अभी हमने पीछे जैसे कहा ना कि जो विशेषता है उसको जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने की आपकी स्वीकृति भी, आप उस या जिसके लिए वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी स्वीकृति भी हो। स्वीकृति जरूरी है। पता चला स्वीकृति नहीं है, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं चाहता, घर वाले कह रहे डॉक्टर बनना, उसका डॉक्टर बनने तो मन ही नहीं है, वो टीचर बनना चाहता है, तो इस प्रकार के लक्ष्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और साथ साथ आयामों की स्वीकृति कि उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर आयाम भी हो, आपके अंदर योग्यता भी हो, आपके अंदर साधन भी हो आपके पास कि उस चीज को आप प्राप्त कर सकें। और साथ साथ इसमें लक्ष्य प्राप्त में पथपुष्टि भी मिलती है। जैसे जैसे आप एक एक उद्देश्य, हमने कहा ना कि लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आप उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए आप लक्ष्य में बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे छोटे उद्देश्य को पूर्ति करते जाते हैं आपको प्रतिपुष्टि भी मिलती जाती है, फीडबैक में मिलता जाता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कितने अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लक्ष्य बीच बीच में आपको प्रतिपुष्टि भी देता रहता है। और ये एक सामान्य कथन भी है, जैसे मैं आईएएस बनना चाहता हूँ या वो आईएएस बनेगा, वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, वो क्रिकेटर बनेगा, वह हाउसवाइफ बनेगी, वह टीचर बनेगा, मतलब एक सामान्य कथन के रूप में इसको कहते हैं। है विशिष्ट चीज, विशिष्ट क्षेत्र में पढ़ने की बात किया जाता है, एक विशिष्ट चीज को कहा जाता है, लेकिन एक सामान्य कथन के रूप में कहा जाता है। और लक्ष्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, और अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन में एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं और अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं। लक्ष्य व्यापक भी होता है, ध्यान रखिएगा। हमने अभी शुरुआत में ही कहा कि उद्देश्य संकुचित है, लेकिन लक्ष्य क्या है, बहुत बड़ा चीज है, इसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता। इसीलिए ये देखिए चुनौतीपूर्ण भी है, लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यापक है, नहीं तुरंत प्राप्त किया जा सकता, किंतु वास्तविकता होती है, ये काल्पनिक नहीं है। लक्ष्य आपको इसको प्राप्त करना है। लक्ष्य सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है, मतलब समूह के रूप में भी हो सकता है और ये व्यक्तिगत भी हो सकता है। ठीक है, ये लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। समूह का लक्ष्य भी हो सकता है और पर्सनली एक व्यक्ति का भी लक्ष्य निर्धारित हो सकता है। ठीक है, आपके भी लक्ष्य हो सकता है, आपके पूरे परिवार का भी लक्ष्य हो सकता है। किसी कंपनी में जॉब करें तो पूरी कंपनी का एक लक्ष्य है, आपका अपना एक लक्ष्य है निर्धारित किया है। और लक्ष्य अंतिम परिणाम है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्य दूरगामी होता है, लक्ष्य व्यापक है। तो लक्ष्य क्या है, अंतिम परिणाम। वही हमने परिभाषाओं में भी सुना, परिभाषाओं में भी देखा कि साफ साफ लिखा है कि लक्ष्य क्या है, अंतिम परिणाम है। तो इस तरह से ये कुछ लक्ष्य की विशेषताएं थी। उम्मीद है कि लक्ष्य की परिभाषा और विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य क्या। उद्देश्य, अगर उद्देश्य के अर्थ में परिभाषा की बात करें तो यहाँ देखिए उद्देश्य को दो शब्दों में बांटा जा सकता है, उत और दिश। उत का मतलब वो ऊपर की तरफ, और दिश का मतलब है जो दिशा दिखाए। हमें क्या दिखाया, हमें दिशा दिखाए किधर जाना है। तो उद्देश्य वह होता है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए या किस आगे बढ़ने के लिए, यूं कहे कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या बताता है, दिशा प्रदान करता है। लिखा ना, आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाना, कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है, उसके लिए हमें क्या बताता है, दिशा दिखाता है। इसीलिए लिखा है देखिए, अतः
उद्देश्य वे हैं जो दिशा दिखाते हैं और इनके पीछे एक दूरदृष्टि होती है कि भविष्य की ओर संकेत करती है। भाई दूरदृष्टि होती है कि हाँ इसको करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हमने कहा था, अभी पीछे हमने लक्ष्य की बात की थी, लक्ष्य में फीडबैक देता है, जैसे जैसे उद्देश्य प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे फीडबैक मिले। तो वही कह रहा है कि वो भविष्य की ओर संकेत करती है। भाई जैसे जैसे लक्ष्य उद्देश्य पूरा होगा वो हमें दिखाएगा कि हाँ हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, भविष्य कथन बताता है। अब बात करें, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परिभाषा दी है, जो शिक्षा का उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विस्तृत सुविधा प्रदान करना है। जो उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य की बात की इन्होंने, शैक्षिक उद्देश्य जो है वो तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विस्तृत सुविधा प्रदान करना है। शैक्षिक उद्देश्य जो है हमें तकनीकी रूप से बनाने के लिए, हमें दक्ष बनाने के लिए एक मार्गदर्शन करती है, हमें सुविधा प्रदान करती है, ये बता रहा है उद्देश्य। भाई उद्देश्य हमें मार्गदर्शन तो कर रही है, आगे बढ़ा रही है, तो वही चीज ये अपने बातों में कह रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला है कार्टर का। कार्टर क्या कहते हैं कि प्राप्त उद्देश्य वह मापदंड या उद्देश्य है जिससे छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर शैक्षिक उद्देश्य जो है वो शैक्षिक उद्देश्य विद्यालय क्रियाओं द्वारा, हमने कहा था कि पीछे बताया था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस परिवार, समाज, विद्यालय, राष्ट्र सभी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सामान्यतः या मोस्टली जो जिम्मेदार होता है वो विद्यालय होता है। तो वही कह रहा, प्राप्त उद्देश्य वो उद्देश्य है जिनको छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त कर सकते हैं। इन उद्देश्यों को क्या है, विद्यालय क्रिया को द्वारा पूर्ण करके हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन डीवी का, उद्देश्य पूर्ण नियोजित लक्ष्य है। उद्देश्य पूर्ण नियोजित लक्ष्य है, जो उद्देश्य है वो पूर्ण नियोजित लक्ष्य है। पहले से नियोजित, क्या हमने कहा ना कि उद्देश्य को पूरा करके हम लक्ष्य पर बढ़ते हैं, तो कह रहा पहले से नियोजित होते हैं। तो पूर्ण नियोजित लक्ष्य है जो क्रिया को संचालित करता है और क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। भाई पूर्ण नियोजित लक्ष्य है, जब पूर्ण नियोजित लक्ष्य है तो हमें क्रिया करने, कैसे क्रिया करना है वो भी बताता है और क्रिया करने के लिए भी प्रेरित करता है। भाई हम क्रिया करें, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्रिया करें और उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचे। डॉक्टर जेपी गुप्ता भी कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य वह है जो किसी कार्य को करने के लिए एक दिशा प्रदान करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या करती है, एक दिशा प्रदान करती है। इसमें व्यवहारिकता अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब है उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य अधिक करते हैं, व्यवहार अधिक करते हैं। बिना व्यवहार के उद्देश्यों को पूर्ति नहीं कर सकते तथा इसको प्राप्त करने में विद्यालय क्रियाओं की प्रमुख भूमिका रहती है। किसकी भूमिका रहती है, विद्यालय क्रियाओं की प्रमुख भूमिका रहती है। ठीक है, अभी हमने पीछे भी बताया कि विद्यालय जो उद्देश्य है वो विद्यालय क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है, लेकिन लक्ष्य जो है वो परिवार, उसके लिए जिम्मेदार परिवार भी है, समाज भी है, विद्यालय भी है और राष्ट्र भी है। लेकिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार मोस्टली कौन है, विद्यालय होता है। आगे इसकी थोड़ी सी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता कह लीजिए, इसका महत्व कह लीजिए, इसकी आवश्यकता कह लीजिए, सभी में ये लिख सकते हैं। किसका उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य का महत्व, शैक्षिक उद्देश्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब उद्देश्य बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई उद्देश्य क्यों चाहिए, या उद्देश्य जो शैक्षिक उद्देश्य है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो चीज। तो शिक्षा के उद्देश्य के बिना शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया का संचालन बहुत कठिन होता है। बिना शैक्षिक उद्देश्य के भाई शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया का संचालन बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, इसको आसानी से नहीं किया जा सकता।
भाई बिना उद्देश्य के, क्योंकि उद्देश्य हमें एक दिशा प्रदान करती है। अभी हमने अर्थ समझा कि हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा प्रदान करती है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया करेंगे उसमें उद्देश्य ही नहीं होंगे तो किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाना है, यही हमें क्लियर होगा। तो वही चीज कह रहा है कि बिना उद्देश्य के शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया का संचालन बहुत कठिन होता है। जो मनुष्य जन्म लेता है तो मनुष्य जीवन का भी कुछ लक्ष्य होता है, कुछ उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। या मान लीजिए लक्ष्य बनाया, हमने कहा कि हमारा जीवन का ये लक्ष्य है, तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति भी उद्देश्यों के द्वारा की जाती है और उन उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षा व्यवस्था द्वारा की जाती है। भाई उद्देश्य, जो शैक्षिक उद्देश्य है उनकी पूर्ति जितनी भी है वो किसके द्वारा की जाएगी, शिक्षा व्यवस्था द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, उद्देश्यों के ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति और समाज के विकास को उचित दिशा दिया जाता है। भाई जब उद्देश्यों का हमें ज्ञान होगा तभी हम व्यक्ति और समाज को एक उचित दिशा प्रदान कर पाएंगे कि इस दिशा में ही आगे बढ़े, चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो। हम जब ज्ञान ही नहीं होगा, उद्देश्यों का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम किधर भी जा सकते हैं। बिना ड्राइवर की गाड़ी हो सकती है, वो किसी भी दिशा में जाए, लेकिन जब एक दिशा में तभी जाएगी जब गाड़ी में ड्राइवर भी होगा। ध्यान रखिए, शिक्षा के द्वारा क्या सीखना है, क्या वो सिखाना है, क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है का निर्धारण उद्देश्य द्वारा किया जाता है। जब उद्देश्य होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये होता है क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सबका जवाब हमें कौन से उद्देश्य से मिलता है। उद्देश्य हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमने पहले ही बताया, भाई चाहे उद्देश्य हो चाहे लक्ष्य हो, हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाई जब हमारा उद्देश्य बन गया तो हम उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। उद्देश्य के अकॉर्डिंग हम कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। लास्ट है कि उद्देश्य को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, साधन, परीक्षा प्रणाली आदि का चयन, संचालन एवं सुधार किया जाता है। मतलब संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यों पर टिकी होती है कि जैसा उद्देश्य है वैसा हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, जैसा उद्देश्य है वैसा हम शिक्षण विधि का अपना चयन करते हैं, जैसा उद्देश्य है वैसे शिक्षण सहायक साधन का प्रयोग करते हैं, जैसा उद्देश्य है उसी के अकॉर्डिंग हम परीक्षा प्रणाली बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम परीक्षा कराते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो वही उसी के अकॉर्डिंग चयन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग संचालन किया जाता है और फिर अगर उसमें कमी रह जाती है तो उसमें सुधार भी किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, जैसा उद्देश्य रहता है। अब यहाँ पर हमने उद्देश्य क्या है ये समझ लिया, ठीक है। पहले हमने समझा लक्ष्य क्या है, अब समझा उद्देश्य क्या। अब थोड़ा सा इसमें अंतर भी जान लें। अंतर जानने से अभी तक हमने दोनों को अलग अलग समझा कि क्या है, अर्थ और परिभाषा और इसकी विशेषताओं से। अब दोनों में अंतर के द्वारा हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पहला अंतर देखिए, ये पूरे राष्ट्र और समाज की प्रकृति को देखकर निर्धारित किए जाते हैं और इसकी पूर्ति की जिम्मेदारी समाज के सभी व्यक्तियों, विद्यालयों और पूरे राष्ट्र की होती है। अभी जैसे हमने पीछे भी बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो उसके जिम्मेदार पूरा परिवार होता है, पूरा समाज होता है, राष्ट्र होता है, विद्यालय होता है, सभी होते हैं। और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या क्या छोटे छोटे उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो वही कह रहा है कि ये लक्ष्य के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें शिक्षक निर्धारित करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं, या विद्यालय क्रियाओं द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। निर्धारण कौन करता है, शिक्षक करता है और विद्यालय क्रियाओं द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये दूसरा इसका अगर अंतर देखें तो ये समग्र विषय तथा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित होता है।
संपूर्ण विषय, जैसे हम लिखते हैं ना, दो चीज लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं तो एक अगर आप पाठ योजना आगे बनाएंगे तो उसमें दो उद्देश्य लिखे जाएंगे, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो वास्तव में लक्ष्य होते हैं कि हमारे अंदर तर्क शक्ति का विकास करना, इतिहास का ज्ञान प्रदान करना, हमें एक अच्छा नागरिक बनाना। ये सब चीजें क्या है, संपूर्ण समग्र विषय या शिक्षा व्यवस्था का होता है उद्देश्य, जिसको लक्ष्य कहते हैं। और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो जो आज 40 मिनट में टीचर पढ़ाने जा रहा है उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। तो ये कह रहा है ये उप विषय तथा विभिन्न प्रकरणों से संबंधित होता है। जो प्रकरण आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हैं, भाई आपको कक्षा 8 पास कराना है या आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो पहले हम उसको ये छोटे छोटे पार्टों में डेली पढ़ा के ही छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए आपको उस लायक बनाएंगे ना कि कक्षा 8 आप पास कर जाए, कक्षा 10 आप पास कर जाए या बीएड आप पास कर जाए। तो ये कह रहा है ये उप विषय तथा विभिन्न प्रकरणों से संबंधित है। जो 40 मिनट की क्लास में हमें पढ़ाता है तो वो हमारे उद्देश्य होते हैं। उसको हम नॉर्मली शिक्षा की भाषा में विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, लक्ष्य को हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। जब से आपको लेसन प्लान बनवाया जाएगा तो उसमें आप इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट अगर अंतर देखें, ये इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कोई विषय हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, कि इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है। और ये इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि किसी पाठ प्रकरण की समाप्ति पर हमने क्या प्राप्त किया या हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जब सामान्य उद्देश्य लिखेंगे तो हमने यही बताया ना कि हमें इतिहास की जानकारी होगी, हमें हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी होगी, हमारे तर्क शक्ति की विकास होगा, हमारे ज्ञान का विकास होगा। तो वो पूरे पाठ या पूरे विषय को क्यों पढ़ाया जा रहा है ये बताता है। और जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य ये है कुछ 40 मिनट के अंतर्गत जो पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वही कह रहा है, ये इस प्रश्न का उत्तर देता है किसी पाठ या प्रकरण की समाप्ति आपने क्या सीखा या क्या प्राप्त किया, ये चीज बताता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ये समझ शिक्षण व्यवस्था को दिशा प्रदान करता है। समझ शिक्षण व्यवस्था, भाई लक्ष्य लॉन्ग टर्म है तो समझ शिक्षण व्यवस्था को दिशा प्रदान करता है कि कैसे हमें शिक्षण व्यवस्था चलानी है आगे, किस तरह से, जैसे नई शिक्षण नीति आई शिक्षण व्यवस्था चलाने के लिए, तो उसी प्रकार। और ये क्या करता है, ये किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं और किसी निश्चित बिंदु को दिशा देते हैं। भाई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं और एक निश्चित बिंदु को दिशा देते हैं कि हमें इस चीज की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, उस उद्देश्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे। ठीक है, बालक को ब्लड का ज्ञान कराना तो ब्लड का ज्ञान कैसे कराएंगे, बालक को बुद्धि क्या होती है ये बताना है तो बुद्धि कैसे उसको समझाएंगे। एक छोटे छोटे टॉपिक ये अनिश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। इसका कहने का मतलब है ये पूर्णतः एकदम फैक्ट नहीं होते, सामान्य कथन होता। सामान्य कथन में अनिश्चितताएं होती, जिसे हमने अभी पीछे बताया था कि सामान्य कथन में अनिश्चितता है कि हमें आईएएस बनना है, हमें एक क्रिकेटर बनना है, तो पूरी तरह से इसमें स्पष्टता नहीं होती। लेकिन इसमें स्पष्टता होती है उद्देश्य में कि आज हमें बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसके प्रकार बताने, टू द पॉइंट होता है कि ये बताना है। लेकिन ये चीजें लक्ष्य में नहीं होती। ये एक प्रकार का आदर्श होता है जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जाता। हमने अभी अपने परिभाषा में बताया था कि दूरदर्शिता एवं आदर्शवादिता होती है। भाई परफेक्टनेस इसमें होती है, आदर्शवादिता, और कोई भी आइडियल पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जाता। और हमने पीछे भी बताया था कि लक्ष्य प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है, प्राप्त भी हो सकते हैं, 100% रूप से प्राप्त हो सकते हैं, 80%। भी आईएएस तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस बन गए।
ठीक है, तो पूर्ण रूप से प्राप्त करना शायद संभव नहीं होता। और इसमें क्या है, आपको अच्छा नागरिक बनना है तो क्या 100% रूप से आप अच्छा नागरिक बन पाएंगे? 100 रूप से आप देशभक्त बन पाएंगे? शायद नहीं। उस अकॉर्डिंग आपने कार्य किया कि देशभक्त बनना है, लेकिन शायद उस तरह से आप 100% रूप से नहीं बन पाए। तो वही कह रहा है कि आदर्श होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जाता। इसमें क्या कह रहा है, इसे पाठ की समाप्ति के पश्चात किया जा सकता, प्राप्त किया जाए। भाई पाठ समाप्त हुआ, उसको अपने प्राप्त किया, कक्षा समाप्त हुई, 40 मिनट का पीरियड, 50 मिनट का पीरियड समाप्त हुआ, उसके बाद हमने उसको प्राप्त कर लिया। इसकी प्राप्त में बहुत धन अधिक समय लगता है और ये दीर्घकालीन होते हैं। हमने कहा ना तुरंत नहीं, ये व्यापक है, बड़ा है, तुरंत इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है तो जब तुरंत नहीं प्राप्त किया जाता, आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है तो बहुत समय लगेगा भाई। आपको एक टीचर बनाना है तो बहुत समय लगेगा, आपको एक डॉक्टर बनाना है तो उसके समय बहुत लगेगा, धन भी लगेगा, समय भी लगेगा। कहते हैं ना साम दाम दंड सब कुछ लगेगा, ज्यादा भी समय लगेगा। और ये मात्र 40 मिनट में प्राप्त किया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि क्या यह पाठ की समाप्ति के पश्चात तथा अल्प व्यय में प्राप्त किया जा सकता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, इमीडिएट भी कहा जाता है, इमीडिएट उद्देश्य भी कहा जाता है, तुरंत प्राप्त उद्देश्य भी कहा जाता है कि तुरंत भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमने पहले बताया, इनका क्षेत्र व्यापक होता है। उसका क्षेत्र कैसा होता है, विशिष्ट एवं सीमित होता है, छोटा होता है, यहां तक कि 40 मिनट में भी उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष एवं परोक्ष होता है ये, लेकिन पूरी तरह प्रत्यक्ष होता है। जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष हो, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष रूप में हम प्राप्त करते जाते हैं। 40 मिनट की क्लास में ही हम प्राप्त करते जाते हैं। ये औपचारिक होते हैं और ये कार्यवाहक एवं व्यवहारिक होते हैं। एक औपचारिक किसे, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, और ये हमने कहा ना कि ये व्यवहारिक ज्यादा होते हैं। हमारी परिभाषा में आपने देखा होगा, उद्देश्यों में लिखा है कि ये ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। इन्हें देश के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है और इसे किसी निश्चित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। तो इसमें सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। और ये कॉलेज कार्यक्रम जैसे शिक्षक शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं तो स्कूल कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, दार्शनिक होता है। इसका मुख्य आधार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। छात्र की योग्यता क्षमता के अनुसार इसको पढ़ाया जाता है। ये संपूर्ण जनसंख्या के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये न्यायादर्श के लिए बनाए जाते, सैंपल के लिए बनाए जाते हैं। ये शैक्षिक होते हैं, ये अनुदेशात्मक होते हैं। ये परिवर्तनीय, परिवर्तनशील होते हैं, हम उसमें कुछ परिवर्तन कहते हैं। ये पाठ के, ये प्रकरण पाठ के अनुसार होते हैं। जैसा पाठ होता है उसी कौन से प्रकरण होते हैं। ये कह रहा है ये शिक्षण की नीतियों तथा मूल्यांकन के लिए स्पष्ट निर्देशन प्रदान नहीं करते, लेकिन ये निष्पष्ट निर्देशन प्रदान करते हैं। कौन स्पष्ट निर्देशन प्रदान करता है या स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है? कहने का मतलब है कि लक्ष्य जो है वो व्यापक है, उद्देश्य जो है वो संकुचित है। उद्देश्य लक्ष्य के अकॉर्डिंग कार्य करता है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए उद्देश्य होता है और लक्ष्य होता है, और उद्देश्य एक निश्चित प्रकरण के लिए भी होता है या उसको प्राप्त करने के लिए विद्यालय क्रियाओं द्वारा होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के अंतर आपने देखे और इसको आपको समझ में भी आया होगा। इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करिए। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। BNS गर्ल्स कॉलेज के सभी छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि इसको नोट्स बना के रखें, और इसमें कोई भी डाउट हो तो हम उनको गूगल मीट द्वारा उनके डाउट को हम
क्लियर करेंगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।